हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रैक्टिकल, जो हमारी पीजी सेकेंड सेमेस्टर के लिए चल रही है। तो टॉपिक का नाम है मैनुअल फॉर वर्क मोटिवेशन क्वेश्चनएयर। तो मैंने ये चीज़ क्यों निकाली है, क्योंकि जो ऐसा कंडीशन आपकी चल रही है कोरोना वायरस की, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल करवा देती हूँ कि जिसमें आपको अपने काम के बारे में एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम अपने काम को कितने मोटिवेट तरीके से कर सकते हैं और हम उसको पूरा कर भी सकते हैं। तो देखिए, जो आपका मोटिवेशन है ये मेनली के.जी. अग्रवाल ने दिया था और ये हमारा कहाँ पर पब्लिश हुआ है? नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन में आपका पब्लिश हुआ है। तो हम इसको करते हैं आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। मेनली मोटिवेशन क्या होता है? आपकी एक इंटरनल स्टेट होती है कि आप उस काम को करने के लिए कितना एफर्ट डालते हो, कितना आप उस काम को अपनी लगन से करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे मोटिवेशन में बताई गई हैं। तो यहाँ से आप मोटिवेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसमें से आप थोड़ा सा इंटरव्यू भी डाल सकते हैं इसके अंदर कि motivation could perhaps be defined in a term of a set of independent or dependent variable relationship that explain the directions, aptitudes and persistence of an individual's behavior, holding constant effect of aptitude, skills and understanding of the task and the constraint operating in the environment। means कि हमारी मोटिवेशन क्या है, हम इसको एज ए टर्म भी इसको बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट्स वेरिएबल का एक रिलेशनशिप है जो क्या बताता है एक व्यक्ति के काम के बारे में, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो व्यक्ति उस काम को किस डायरेक्शन में कर रहा है, उसके एप्टीट्यूड, उसकी स्किल्स क्या है, परसिस्टेंस की दृढ़ता कि वह उस काम के प्रति कितना दृढ़ निश्चयी है, और जो उसकी एप्टीट्यूड है, स्किल्स हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है टास्क के प्रत्येक इंडिविजुअल की, हम यहाँ पर बता सकते हैं। फिर क्या है? वर्क मोटिवेशन हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है और समझा गया है, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा लर्निंग में भी मोटिवेशन आता है, हमारा जो OB है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, वहाँ भी हमारा मोटिवेशन आता है। तो अलग अलग तरीक़ों में हमने मोटिवेशन को पढ़ा है। वो आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है कि मोटिवेशन के बारे में, उसकी थ्योरीज भी आपने पढ़ी है कि मोटिवेशन क्या है। एक इंटरनल स्टेट है कि जब आपके अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए उसके प्रति एक ड्राइव उत्पन्न होती है। ड्राइव उत्पन्न होने के बाद आपके लिए वो इंसेंटिव का काम करता है, तो आप उस गोल के प्रति चले जाए। जैसे आपको भूख लगी है तो आपके पेट में क्या है? कंस्ट्रक्शंस हुई हैं कि आपको भूख का एहसास हुआ है, तो आपकी ड्राइव क्या है? भूख। और उस ड्राइव को आपको शांत करना है, उसके लिए आपको इंसेंटिव क्या? उस भूख के लिए आपको इंसेंटिव चाहिए कि आपको भोजन चाहिए, आप उस भोजन की तलाश करते हो। यानी कि ड्राइव क्या हुई? आपकी भूख की है, आपकी नीड क्या है? भोजन प्राप्त करना, फिर इंसेंटिव क्या? उस भोजन को खा लेना। तो ऐसे ही हमारा मोटिवेशन हमारे काम में आता है कि हमारे सामने कौन सा काम दिया गया है, हमें वो काम कैसे कंप्लीट करना है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज होती हैं। मेनली जो हमारी थ्योरीज हैं वो यहाँ पर दो तरीके से बताई गई हैं। मैकेनिकल थ्योरीज या प्रोसेस थ्योरी, कि जो हमारा काम है, जो मोटिवेशन है, उसका एक प्रोसेस तैयार किया जाता है कि हमें किस किस प्रोसेस से उस काम को कंप्लीट करना है। सेकंड है आपकी सब्स्टिट्यूएंट थ्योरी या कंटेंट थ्योरी, कि हमारा उसमें क्या क्या कंटेंट शामिल किया गया है। मेनली हम यहाँ प्रोसेस थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसेस थ्योरीज क्या होती हैं। These theories attempt to provide a generalized explanation of a process involved which lead to choice among alternative course of actions varying degree of efforts and persistence over time। कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है, आपको कौन सी डिग्री लेनी है और उस डिग्री के लिए आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग लेनी है। मेनली प्रोसेस थ्योरी आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताता है। The process theory first try to define the major variable which are necessary for explanation choice, effort and persistence। जैसे यहाँ पर प्रोसेस थ्योरी क्या बताती है कि आपका उस काम के प्रति मेजर वेरिएबल क्या है, किस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपने वो काम किया है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है या फिर आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग है, फिर आपके परसिस्टेंस के अकॉर्डिंग है।
फॉर एग्जाम्पल, इंसेंटिव ड्राइव रेनफोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी आवर मेजर वेरिएबल अपीयरिंग इन वेरियस मॉडल्स। कि जब हम अलग अलग मॉडल्स में काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा एक इंसेंटिव होता है कि हमें क्या इंसेंटिव मिलेंगे, हमारी ड्राइव क्या है, उसके साथ ही हमारी क्या रेनफोर्समेंट हमें क्या मिलेगी, आपकी एक्सपेक्टेंसी कि आपने किस उम्मीद से उस काम को किया है और क्या आपकी वो उम्मीद पूरी हो पाई है। ये सही बताया गया है। इसमें हमारी कौन कौन सी थ्योरी शामिल होती हैं, मेनली हमारी ड्राइव थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी, एक्सपेंटिव थ्योरी और इक्विटी थ्योरी। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको यहाँ से कोई 2 थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है कि प्रोसेस थ्योरी में ये थ्योरीज आती हैं और मेनली यहाँ से हम 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपको अपने प्रैक्टिकल में लिखना है। सेकंड है सब्स्टिट्यूटिव थ्योरी या कंटेंट थ्योरी। की कंटेंट थ्योरीज का मतलब क्या है, कंटेंट थ्योरीज एक्सप्लेन द स्पेसिफिक रिवार्ड पीपल वांट इन द प्रोसेस। कि जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में मेनली वो क्या चाहते हैं, क्या उनको पाना चाहिए, what are the basic need which they try to satisfied and various incentive that are most powerful। कि कौन कौन सी उनकी नीड है, क्या वो नीड उनकी पूरी हो रही हैं और कौन कौन से उनको इंसेंटिव वहाँ पर मिल रहे हैं। इंसेंटिव का मतलब कि उसको अपनी सैलरी से अलावा बोनस मिल रहा है, जैसे उसको प्रशंसा मिल रही है, या फिर उसको रेंट पर अपना एक घर मिल रहा है, या फिर वहाँ पर उसको लंच या डिनर मिल रहा है। सो इंडिविजुअल हैव एट एनी पॉइंट इन टाइम सर्टेन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड। जैसे एज ए स्टूडेंट आपकी भी फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, आपकी भी साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, तो वहीं पर एक जो हमारा कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयर है, उसकी भी एक साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, साथ ही उसकी क्या है, फिजियोलॉजिकल भी नीड होती हैं। दीज नीड्स क्रिएट ए स्टेट ऑफ टेंशन, दिस नीड क्रिएट ए स्टेट ऑफ टेंशन विच द इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू रिलीव थ्रू अप्रोप्रिएट एक्शन। तो उन नीड से या उन टेंशन से आपको रिलीफ पाना है, और वो रिलीफ आप कैसे पाओगे, उसके लिए आपको किस तरह का एक एक्शन करना है, वो चीज़ें। अब मान लीजिए जैसे अगर आप जिस भी जहाँ पर पढ़ते हो, अगर वहाँ पानी पीने के पानी की समस्या है, तो क्या आपका फिजियोलॉजिकल नीड है। उसके बाद से अगर वहाँ पर हवा का प्रबंध नहीं है, लाइट का प्रबंध नहीं है, तो ये भी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, साथ ही आपके क्या साइकोलॉजिकल नीड भी हैं। तो आपको क्या है, इन नीड, अगर आपकी ये नीड पूरी ना हो पाई तो आपको एक टेंशन उत्पन्न होगी, और उस टेंशन को कम करने के लिए आपको एक्शंस करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपने कौन से अप्रोप्रिएट एक्शन किए हैं, वो क्या होता है, वो आपकी कंटेंट थ्योरी बताती हैं। तो इस तरीके से पता चला आपको कि मोटिवेशन क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी होती हैं। अब मेनली जो हमारा परफॉर्मेंस का मिलेगा प्रैक्टिकल का, उसमें 26 आइटम्स हैं, और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे 26 आइटम्स हैं वे हमारी किस चीज़ को मेन फोकस कर रही हैं। फर्स्ट आइटम, ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन। कि जिस जॉब में आप हो, क्या उस जॉब की सैलरी से, उस जॉब की लोकेशन से, उस जॉब के कलीग से, वहाँ के मैनेजर से, वहाँ के ऑफिसर से और वहाँ के मालिक से क्या आप सेटिस्फाइड हैं, यानी कि ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन। जब आप उस जॉब के लिए अपने घर से निकल कर आते हो, वहाँ पर एक टाइम देते हो, 9 से 5 का टाइम आप देते हो, तो क्या आप उस पूरी चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपकी है पे के बारे में। थर्ड है रेस्ट, प्रमोशन, बेनिफिट्स, वर्क। रेस्ट की आप जब 9 से 5 काम कर रहे हो तो आपको उसके अंदर कितना रेस्ट मिल रहा है, प्रमोशंस कैसे कैसे मिलेंगे आपको, बेनिफिट्स क्या है, वर्क पैटर्न ऑफ वर्किंग, वर्क इन्वायरमेंट, चांस टू लर्न, चॉइस फॉर चेंज, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं, डिसीजन, असाइनमेंट प्लानिंग, हेल्प फॉर पीयर्स, encouragement, directions, criticism, harassment, trust, informal relation, help for immediate superior, group corporation, recognition, responsibility, freedom for planning and work worth। कि मीन्स जो मैं आपको अभी इसका परफॉर्मा दिखाऊंगी, उस परफॉर्मे में 26 आइटम्स हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि हर आइटम में सिर्फ किस चीज़ पर फोकस किया गया है। हर आइटम का यहाँ पर एक लीडिंग पॉइंट रखा गया है जो आपको ये बता देगा कि इस आइटम में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि 12 आइटम किस बारे में है, डिसीजन के बारे में है, डिसीजन कुछ भी हो सकता है। अगर 12 मैं पूछूं कि 19 आइटम किसके बारे में है, तो आप बोलोगे ट्रस्ट के बारे में है।
तो यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि जो आपके 26 आइटम है, हर आइटम में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि स्कोरिंग की हमारे पास जो परफॉर्मा आएगा हमें उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। ऑल द आइटम वर लिकर्ट टाइप की लिकर्ट ने स्केल दिया था, उस टाइप में ये हमारा स्केल है, वहाँ से हमें इसकी स्कोरिंग करनी है। ऑन 5 पॉइंट स्केल, जो लिकर्ट का स्केल था वो 5 पॉइंट स्केल था, यानी कि 5 to 1 या 1 to 5 हमें स्कोरिंग देनी है। सिंस द आइटम्स वर लिकर्ट टाइप, सबमिटेड स्कोरिंग इज डन बाय असाइनिंग 5 to द मोस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड 1 to एक्सट्रीम नेगेटिव रिस्पॉन्स, यानी कि इसकी 2 डायमेंशन हैं। फर्स्ट डायमेंशन क्या है आपकी मोस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और आपकी जो सबसे लास्ट है जो आपकी शॉर्टेस्ट डायमेंशन है वो क्या है एक्सट्रीम नेगेटिव रिस्पॉन्स, मीन्स 5 to 1 हमें यहाँ पर स्कोरिंग देनी है। सो इन दिस वे स्कोर्स 5, 4, 3, 2, 1 वर गिवन टू ईच आइटम अल्टरनेटिव A, B, C, D, E, यानी कि जो हमें ये आइटम्स को नंबरिंग देनी है इसको हमने एक ऑप्शन में डाला है, उन ऑप्शन को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव को क्या बोलेंगे, A, B, C, D, E कैन बी असाइंड रिस्पेक्टिवली। द स्कोरिंग स्कीम डज इन द फॉलोज, जो हमारी स्कोरिंग स्कीम है वो यहाँ पर बताई गई है। अल्टरनेटिव यानी कि आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी उसके 5 अल्टरनेटिव होंगे A, B, C, D, E, और वहाँ पर स्कोर्स हम क्या देंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए मेजर्स वर्क मोटिवेशन ही फुली, अगर आप उसे फुली मोटिवेशन तो आपको उसको 5 नंबर देने, यानी कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। मेजर्स वर्क मोटिवेशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, उसको 4 मार्क्स देंगे। सम एक्सटेंट 3 मार्क्स, ए लिटिल एक्सटेंट 2 मार्क्स, और डज नॉट मेजर वर्क मोटिवेशन की वो आपके मोटिवेशन को मेजर ही नहीं कर पा रहा था, आप उसको क्या देंगे 1 मार्क्स देंगे। अब देखिए जो ये हमारे 26 इसके अंदर जो आइटम्स हैं उसको हमारे क्या है 5 हमारे पास सब स्केल्स हैं, उन सब स्केल्स में उसको डिवाइड किया गया है। इन सब स्केल को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपकी डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब कि आप कितने वहाँ पर डिपेंड हो आपके प्रति, मानी डिपेंडेंसी क्या होता है कि आप कितने दूसरे पर निर्भर रहते हो, कैसे उस काम को परफॉर्म करते हो, ये आपकी डिपेंडेंसी होता है। द फर्स्ट फैक्टर हैज़ लोडिंग ऑन आइटम रिलेटेड टू द इमीडिएट सुपीरियर, हाउ ऑफन योर इमीडिएट सुपीरियर अप्रिशिएट और एनकरेज यू, कि जो आपका सुपीरियर है वो आपको कैसे एनकरेज कर रहा है या फिर आपको कैसे वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो क्या है डिपेंडेंसी, कि आप एक तरीके से उस पर डिपेंड होकर आप, जैसे कोई एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है कि पेरेंट्स उसकी कैसे प्रशंसा करेगा, कैसे वो काम करता है, उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है डिपेंडेंसी कि वो जो वर्कर है कितना अपने सुपीरियर यानी कि जो उससे ऊपर एक वर्कर है काम करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये आपका फर्स्ट फैक्टर है डिपेंडेंसी। आपको क्लियर होगा पूरा डिपेंडेंसी दिखाया गया है कि डिपेंडेंसी है क्या। हाउ ऑफन यूर इमीडिएट सुपीरियर हराश यू और आस्क फॉर योर एक्सप्लेनेशन, कई बार क्या होता है जो आपका सुपीरियर आपको हराश कर देता है या आपके काम में कमी निकाल देता है तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि आपने इस काम को कैसे किया है। तो आपको अच्छे से इस सब स्केल को अच्छे से डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ डिपेंडेंसी। फैक्टर 1 डिपेंडेंसी है और ये डिपेंडेंसी हमें क्या बताती है, कैसे हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो आप बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसका पूरा यहाँ पर बताया गया है, यहाँ तक इसको पढ़ेंगे आप लोग। सेकंड फैक्टर है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेशन, कि वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसा है। तो आइटम लाइक टू व्हाट एक्सटेंड द पीपल हु मेक डिसीजंस आर अवेयर ऑफ प्रॉब्लम एट लोअर लेवल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि वहाँ की जो डिसीजन मेकिंग है, जो प्रॉब्लम है वो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको सोल्व करते हैं। डू यू एग्री दैट द वर्क असाइनमेंट आर वेल प्लान्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ का जो वर्क असाइनमेंट है क्या वो पूरी तरह से प्लान किया गया है या वो अनप्लान्ड है, कैसे हम उसके ऊपर काम करेंगे। इफ़ यू हैड ए चांस टू डू द सेम काइंड ऑफ वर्क फॉर द सेम पे इन अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड यू स्टे हेयर,
अगर जिस काम को आप यहाँ कर रही हो, अगर वही सेम काम आपको दूसरी ओबी देती है और आपको पे भी अगर इक्वल दे रही है, तो आप वहाँ रहना पसंद करेंगे या फिर अपने नए ओबी में जाना आप पसंद करेंगे। तो ये क्या है, आपका ओरिएंटेशन है, ये आपका क्या है, सेकंड फैक्टर है। यानी कि जो हमारा वर्क मोटिवेशन क्वेश्चनियर है उसमें जो 26 आइटम है, 26 आइटम को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और हर कैटेगरी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। थर्ड कैटेगरी इज़ वर्क ग्रुप रिलेशनशिप, कि जो आप काम कर रही हैं एक ग्रुप के अंदर, उसका रिलेशनशिप कैसा है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे है, टू व्हाट एक्सटेंट टू पीपल इन योर वर्क ग्रुप शो यू हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, कि जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं कई बार आपकी हेल्प करते हैं। अगर मान लो आप एक क्लास में बैठे हो और एक क्लास में बैठकर जब आप ग्रुप में काम करते हो तो कैसे आप एक दूसरे की हेल्प करते हो। अगर किसी व्यक्ति या फिर किसी स्टूडेंट ने काम अच्छे से नहीं किया, कुछ कमियां हैं, तो दूसरे स्टूडेंट उस कमियों को सुधार देते हैं, यानी कि उसके अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही है। इसमें फोर्थ है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन की आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो कैसे है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिस काम को करने के लिए आपके अंदर इंट्रिंसिक है, कि आपके अंदर एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। To what extent do you feel you are doing usual work? How much satisfied do you feel with the recognition your work gets? To what extent you to feel to plan your own work? All these variables are related to intrinsic motivation to the work. ये सब चीज़ें क्या है, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की होती हैं। जैसे कई स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको अपने आप पढ़ने की लगन होती है, लेकिन कईयों को क्या होता है, धमकाना पड़ता है, बार बार उनको कहना पड़ता है स्टडी करने के लिए। तो जिस व्यक्ति में या जिस एम्प्लॉयर के अंदर या फिर जिस कर्मचारी के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, वो अपने हर काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। यहाँ पर इसका फिफ्थ है मटेरियल इंसेंटिव, कि आपको जो इंसेंटिव है, जो आपको लाभ दिए गए हैं, वो किस रूप में आपको दिए गए हैं। यहाँ पर हमने हसबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें 2 तरीके के इंसेंटिव दिए गए थे। एक तो आपका था हाइजीन इंसेंटिव, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, पे देना पड़ता है एज अ रेस्ट पे चांस ऑफ प्रमोशन, की आपको प्रमोशन दिया गया है, आपको भत्ता बढ़ा दिया गया है, आपको बोनस दिया गया है। एंड बेनिफिट्स आर क्लियरली टू मटेरियल इंसेंटिव एंड डिजर्व टू बी आइडेंटिफाइड एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। दूसरी बार क्या है कि आपको मान लो आपकी पे नहीं बढ़ाई गई, लेकिन आपको उस ओबी की तरफ से रहने के लिए घर दे दिया गया। उसमें क्या है, आपका जो लंच है वो आपको फ्री दिया गया है। लास्ट फैक्टर है इसके अंदर जॉब सिचुएशंस, कि आपकी जॉब की सिचुएशंस कैसी हैं। जॉब सिचुएशंस फैक्टर हैज़ एज वेरिएबल्स चांस टू लर्न, चांस टू यूज एबिलिटीज़ एंड जनरल पैटर्न ऑफ वर्किंग, कि जो सिचुएशंस है वो क्या है, एक तरह का वेरिएबल है, क्या है, जहाँ पर आप कुछ सीखते हैं, कुछ आपकी एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ आपके जनरल पैटर्न होते हैं वर्किंग करने के। तो यहाँ से बिल्कुल इजी जो 6 सब स्किल दिए गए बहुत इजी हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल में इसको नोट करेंगे। अब यहाँ बताए गए हैं कि जो हमारे 26 आइटम्स हैं वो पर हमारे जो 6 फैक्टर बताए गए हैं कहाँ से इसको डिवाइड किया गया है। डिपेंडेंसी फैक्टर में कौन कौन सी आइटम्स बताई गई हैं। आइटम नंबर 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 एंड 23। हमारा सेकंड फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेशन आइटम्स नंबर, इसमें कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए जाएंगी। आइटम नंबर 1, 5, 8, 11, 12 एंड 13। वर्क ग्रुप रिलेशनशिप में आपके आइटम नंबर है 6, आइटम नंबर 14, 19 एंड 20। आपका फोर्थ फैक्टर है साइकोलॉजिकल वर्क इंसेंटिव, आइटम नंबर 2, 23, 24, 25 एंड 26। आपका जो 6 फैक्टर है जॉब सिचुएशन, इसके अंदर आपके आइटम नंबर है आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 9 एंड आइटम नंबर 10। बहुत ही ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी ये प्रैक्टिकल है। तो ये पीजी के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल है। इसमें आपकी न्यू प्रैक्टिकल है, ये आप इसको जल्दी से परफॉर्म करेंगे और अपने ग्रुप पर भेजेंगे। जो आपके 6 फैक्टर हैं, हर फैक्टर की अलग अलग स्कोरिंग बताई गई है। सबसे पहले हम इसकी ओवरऑल स्कोरिंग के बारे में पढ़ेंगे। शोविंग ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑन वर्क मोटिवेशन, की वर्क मोटिवेशन जो क्वेश्चनियर है ओवरऑल वो किस कैटेगरी में लाई करता है। यहाँ पर रेंज दी गई है 105 to 130।
79 to 104, 53 to 78, 27 to 52, 1 to 26। अगर हम यहाँ से चलेंगे 1 to 26, अगर व्यक्ति का टोटल स्कोर आता है तो वो वेरी लो मोटिवेशन उसका रहेगा। 27 to 52 आता है तो वो लो मोटिवेशन में रहेगा। 53 to 78 आता है तो वो एवरेज में रहेगा। 79 to 14 में आता है तो आपको वो हाई में रहेगा। ये क्या है आपकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ओवर ऑल रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑन मोटिव वर्क मोटिवेशन। इसके बाद आपका यहाँ बताया गया है डिपेंडेंसी। जो आपका फर्स्ट फैक्टर है वहाँ के स्कोर बताए गए हैं। यहाँ पर उसकी कैटेगरी बताई गई है कि स्कोर 1 to 8 रहेगा तो वो वेरी लो में रहेगा। 9 to 16 है तो लो। 17 to 24 है तो वो एवरेज कैटेगरी में रहेगा। 25 to 32 है तो वो हाई में रहेगा। 33 to 40 में वो वेरी हाई में रहेगा। सेकंड है इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन। यहाँ पर भी रेंज बताई गई है, यहाँ पर उसकी कैटेगरी बताई गई है। 1 to 6 वेरी लो, 7 to 12 लो, 13 to 18 एवरेज, 19 to 24 हाई, 25 to 30 वेरी हाई। ऐसे ही आपकी हर जो सब इसका एरिया है, फैक्टर्स है, हर फैक्टर के अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। फैक्टर नंबर 3 वर्क ग्रुप रिलेशनशिप। जब उसको एक ग्रुप में काम करना होता है तो वहाँ उसमें कितना मोटिवेशन का लेवल है, यहाँ पर रेंज है, यहाँ पर इसकी कैटेगरी है। साइकोलॉजिकल वर्क इंसेंटिव में उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर रेंज है और यहाँ इसकी कैटेगरीज हैं। यहाँ आपके वर्क मटेरियल इंसेंटिव का फिफ्थ के जो आपका फैक्टर है वहाँ की कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर इसकी रेंज है। और यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन है, यहाँ रेंज है और यहाँ की कैटेगरी है। तो आपको पहले क्या करना है, हर कैटेगरी का अलग अलग स्कोर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका मोटिवेशन लेवल किस एरिया में है, उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ होंगी। सेकंड में अब वो कहाँ पर लाई करता है, वहाँ वो किस कैटेगरी में है और क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही आपको थर्ड को एक्सप्लेन करना है, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ को, और सब कुछ मिलाकर फिर टोटल में जब आप जाएंगे तो टोटल को आप एक्सप्लेन करोगे कि ओवरऑल जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका है, वो किस कैटेगरी में लाई करता है और उसमें कितना लेवल का मोटिवेशन है। तो यहाँ ये इसका क्वेश्चनियर है, डॉक्टर के जी अग्रवाल ने इसको दिया है। यहाँ पर उसका आप पूरा परफॉर्मा डालेंगे। ये आपका इंग्लिश वर्जन में है। यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि क्या क्या हमें इसके लिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और ये कहाँ पर पब्लिश हुआ है, ये यहाँ ये दिया गया है। और इसके बाद यहाँ आइटम नंबर 1 है, ऑल इन ऑल हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर जॉब। जहाँ पर पीछे ही बताया गया था मैनुअल के अंदर कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर इसके 5 ऑप्शंस हैं। वेरी सेटिस्फाइड विद माई जॉब, इसको आप 5 नंबर देंगे। फेयरली सेटिस्फाइड, इसको आप 4 नंबर देंगे। नीदर सेटिस्फाइड नॉट डिससेटिस्फाइड, ना तो मैं सेटिस्फाइड हूँ ना ही मैं डिससेटिस्फाइड, उसको आप देंगे 3 नंबर। सम वट डिससेटिस्फाइड, इसको आप देंगे 2 मार्क्स। एंड वेरी डिससेटिस्फाइड विद माई जॉब, इसको आप देंगे 1 मार्क्स। तो यहाँ से जो आपका सब्जेक्ट है किसी एक पर वो टिक कर देगा और यहाँ पर आप लोगों को स्कोरिंग करने को वो किस कैटेगरी में लाई करता है। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड लास्टली ये आपकी 8th स्टेटमेंट है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, उस सब्जेक्ट को परफॉर्मा देना है। वो जो लाइक एक पर आप उसको उनको टिक लगाना है, फिर यहाँ से आपको स्कोरिंग करनी है। आप ऐसे भी इसकी एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप प्रिंट करके अपने सब्जेक्ट को देकर इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आपकी 9 to 17 यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको एक अपने सब्जेक्ट से फिल करवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी है 9 to 17 स्टेटमेंट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और इसको प्रिंट करें और अपने सब्जेक्ट को इसको फिल करने के लिए बोलें, तो आपकी जो प्रैक्टिकल है पूरी अच्छे से परफॉर्म हो जाएगी। यहाँ से आपके 18 to 26 तक आइटम्स हैं। हर आइटम के 5 ऑप्शंस हैं और आपको पता स्कोरिंग कैसे करनी है। 5 to 1, 5, 4, 3, 2, 1 आपको स्कोरिंग करनी है और सब्जेक्ट को किसी एक पर ऐसे टिक करना है और आप उसे परफॉर्म करवा लोगे। इसके बाद जो आपके 6 सब एरिया हैं, आप हर सब एरिया को डिवाइड करोगे, वहाँ के रिज़ल्ट निकालोगे। हर कैटेगरी वाइज या हर
फैक्टर वाइज आपको रिजल्ट लिखने हैं। एंड लास्टली आपको ओवरऑल रिजल्ट लिखना है कि ओवरऑल वो कहाँ पर है। क्योंकि जैसे आपके ओवरऑल रिजल्ट आपके 70% मार्क्स आते हैं, वो आपके ओवरऑल हैं, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि पर सब्जेक्ट आपने कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं, तो वो आपको अलग अलग फैक्टर्स में बताने होंगे। तो सेम इसी तरीके से हमारी ये प्रैक्टिकल है, तो आपको अलग अलग तरीके से उन फैक्टर्स को डिवाइड करना है और फिर उसको आपको परफॉर्म करना है। और ये आपकी नई प्रैक्टिकल है, तो सभी इसको जल्दी से कवर करें और जल्दी से मुझे सबमिट करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।